नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग वास्तविक संख्या से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बनाने वाले हैं। यदि आप वास्तविक संख्या क्लास 10वां का मैथ में पढ़ लिए हैं तो आज हमारे साथ आप लोग उस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न लगाइए, साथ साथ बनाइए। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न आपके पास दिया गया है, वास्तविक संख्या 0.54 को P/Q के रूप में लिखने पर प्राप्त संख्या होगी। मतलब का एक संख्या दिया गया है, वास्तविक संख्या है, जो संख्या है 0.54 के पावर एक रिंग है। इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए में है 3/5, ऑप्शन बी में है 6/11, ऑप्शन सी में है 5/11, ऑप्शन डी में है 11/5। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर कौन होगा। तो चलिए अब हम बनाते हैं। लिखा हुआ है, हमारे पास संख्या दी गया है 0.054। अब देखते हैं रेकरिंग दोनों पर है कि एक पर है। रेकरिंग दोनों पर है, 5 पर भी है और 4 पर भी है। दोनों पर रेकरिंग है, 5 पर भी और 4 पर। इसको P/Q के रूप में लिखने का तरीका यही है कि रेकरिंग हटाइए, दशमलव हटाइए, सबको हटा दीजिए। लिखिए यहाँ पे 54। रेकरिंग को हटाते हैं, दशमलव को हटाते हैं, सब हटाते हैं, संख्या बनाते हैं, 54 आ गया। और घटाते हैं रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद अगर संख्या है तो उसको घटा देंगे। रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद अगर कोई संख्या है तो घटा देंगे। यहाँ रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है तो 0 घटा देंगे। बटा में जो को संख्या पर रेकरिंग होगा उतना 9 लिखेंगे। 2 को संख्या पर रेकरिंग है, 2 को 9 लिख दिए। अब इसके बाद कितना पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद में और रेकरिंग से पहले कोई संख्या है जिस पर रेकरिंग नहीं है, नहीं, तो इसमें से एक भी 0 नहीं पर रखाएगा। इसका आंसर होगा 54/99। काट के देखते हैं, अगर कटेगा तो ठीक है। 9 से काटेंगे, 9 6 का 54, 9 से काटेंगे, 9 से 11 9 99, 9 से कट गया 11 99, 9 से 9 6 के 54। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है या नहीं। 6/11 ऑप्शन मिल गया हमारे पास। ये 6/11 किस ऑप्शन में था, तो बी में था। ऑप्शन होगा आपका सही बी, ये आपका होगा बी सही। ठीक होंगे। आप इस तरह से अगला प्रश्न लगाइए। अगला प्रश्न है संख्या, देखिएगा ध्यान से, यहाँ 2 3.43 को P/Q के रूप में प्रकट किया जा सकता है। इसको P/Q के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए है 23/20/99, ऑप्शन बी है 23/43/100, 23/43/999 और 23/20/999। चलिए ये अब हम बनाते हैं। दिया गया है 23.43, यही संख्या। देखिए गौर कीजिएगा इस पर एक भी रेकरिंग नहीं है। रेकरिंग नहीं तो आसान हो गया। जैसे देखिए दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले नीचे 1 रखेंगे और दशमलव के बाद के अंक है, बाद में रखना 1 अंक 2 अंक, 2 को 0 उठा देंगे, यानी आएगा आंसर 23/43/100। देखिए ऑप्शन किस में लिखा गया है, 23/43/100। ऑप्शन बी में है आपका आंसर, ये हो गया आपका बी सही। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं इसके बाद। अगला प्रश्न देखिए, फिर आगे रेकरिंग वाला। चौथा प्रश्न में करा है 0.33 के पावर रेकरिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलें। देखिएगा दोनों पर रेकरिंग है, इस पर भी रेकरिंग है, इस पर भी रेकरिंग है। अगर इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा। ऑप्शन ए है 1/3, ऑप्शन बी है 2/3, ऑप्शन सी है 3/2, ऑप्शन डी है 3/1। तो चलिए आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखते रहिए। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन। देखिएगा 0.33 दोनों पावर है रेकरिंग। अब बतलाएं इसमें कि रेकरिंग हटाइए और दशमलव हटाइए और संख्या बनाइए। रेकरिंग हटा दिए, दशमलव हटा दिए, संख्या बना दिए। घटा के लिखिए, बताओ रेकरिंग के पहले और दशमलव के बाद। देखिए दशमलव है, दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले। रेकरिंग यहाँ तक है, इसके पहले कोई संख्या अगर है तो उसको घटा लिखते हैं, घटा करके। नहीं है तो 0 हो गया। बटा में जो को संख्या पर रेकरिंग है, वो संख्या पर रेकरिंग 2 पर, तो 2 को 9 लिखाएगा। और दशमलव के बाद और रेकरिंग के पहले कोई संख्या है, नहीं है, संख्या नहीं है तो एक भी 0 नहीं लिखाएगा। यही आंसर हुआ 33/99। काटेंगे इसको, 11 तिहाई 33, 11 9 99, कट गया। आप काटेंगे 3 तिहाई 9, 1/3। आप सीधे भी काट सकते 33/99, 1/3 किस ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही हुआ। अगला देखिए 5वां प्रश्न पाते हैं। 5वां प्रश्न में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है
2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होगा। 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या होगा। तो देखिए 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या, उस अपरिमेय ऐसे ही दोनों के बीच में कई अपरिमेय संख्याएं होंगे, लेकिन ऑप्शन कौन सा चल रहे हैं? ये ऑप्शन है 11। 11 नहीं होगा, 11 तो ज़्यादा होगा, 3 3 9, इसका वर्गमूल निकालकर 3 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका निकालेंगे हाँ तो 2 उसके पास होगा ही, 2 से 15 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 से भी ज़्यादा हो जाएगा, यानी ऑप्शन यही होगा बी, यानी 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या √5 होगा। ऐसे दो संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या बहुत सारा होगा, लेकिन ऑप्शन कौन सा कौन है? √5। और 5 का इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 3 से कुछ ज़्यादा हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालते हैं तो 15 का स्क्वायर है 225, तो 15 इसका हो जाएगा, ये 125, ये तो 5 का क्यूब है, तो कम से कम 5 आएगा, 5 से ज़्यादा ही रहेगा इसमें। ऐसे 6 36, 11 121, 144, 11 से ज़्यादा हो जाएगा ये, तो ऑप्शन बी होगा ये 5। चलिए अगला दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? दो गो परिमेय संख्या लेंगे, दोनों के बीच में कितने परिमेय संख्या होगा? बोलेंगे अनंत। दो गो परिमेय संख्या रहे या दो गो अपरिमेय संख्या रहे, दोनों के बीच में पूछा है कितने परिमेय संख्या कहेंगे, तो बोलेंगे अनंत। या कहेगा यहाँ से दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो, वो भी क्या होगा? अनंत। अनंत ऐसा पक्ष रहेगा तो आप अनंत ज़्यादा तो माया कुछ पढ़ लीजिएगा, ऐसा देखने को लगे कि चेंजिंग ना हो। तो यहाँ दिया गया दो परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अधिकतम कितनी परिमेय संख्या, तो बहुत सारा अनंत होगा। जैसे लिखेंगे 6 और 13 परिमेय संख्या परिमेय संख्या, इसके बीच में कई सारा होगा, जैसे 4 और 5 इसके बीच में कई सारा होगा दशमलव में, तो परिमेय संख्या होगा, तो अनंत हो जाएगा। और इस दोनों के बीच में अपरिमेय पूछता है, तो अपरिमेय भी ढेर सारा हो सकता है कि परिमेय दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने अपरिमेय संख्या, यहाँ अपरिमेय रहता वो भी आंसर अनंत ही हो जाता, तो इसका आंसर होगा डी अनंत। चलिए अगला प्रश्न लगाते हैं। अगला प्रश्न है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। थोड़ा सा देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न है कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n है। जैसे n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या बोलते हैं, इसको गिनती संख्या लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 आगे तक लिख सकते हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्या ये मान लिया, अब इसको हम रूट में लगाएंगे, तो इसको लगाएंगे √1, √2, √3, √4, √5। ऐसे देखिए √1, √2, √3, ये तीनों तो आ गया अपरिमेय, क्या आ गया? अपरिमेय। लेकिन √4 है, √4 का वर्गमूल देखेंगे तो 2 निकल गया, ये तो हो गया परिमेय। फिर उसके बाद आप देखेंगे √9 में आएगा, √9 के वर्गमूल निकालेंगे तो होगा 3, ये होगा परिमेय। तो दोनों हो सकता है, परिमेय भी है और अपरिमेय भी है, ये अपरिमेय और है परिमेय, दोनों हो सकता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या करा है, हमेशा प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो होगा नहीं, ऐसा तो कि जिसका वर्गमूल वही निकल होगा, नहीं, ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी हमेशा परिमेय, क्या हमेशा अपरिमेय, क्या हमेशा अपरिमेय था, अपरिमेय तो यहाँ तक था, ये तो परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला सी करा है हमेशा परिमेय, तो क्या हमेशा परिमेय है, बी तो परिमेय, आगे निकालना तो परिमेय नहीं, हमेशा परिमेय नहीं होगा, कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय। हाँ, कभी प्राकृत और कभी अपरिमेय हो सकता है। प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं, तो इसके स्थान पर कभी परिमेय और कभी अपरिमेय कह सकते हैं, या कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। ऑप्शन आपका होगा डी सही। अगला प्रश्न 7वां के बाद 8वां पढ़ाते हैं। 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p होगा। यहाँ भी देखिएगा p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगा से, जैसे मानते हैं अभाज्य संख्या को है 2 से छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर हो गया उसके बाद 11, फिर 13, ये सब अभाज्य संख्या, वैसे संख्या जो केवल अपने से कटे और एक से कटे, यही दो से करता है और किसी अन्य से नहीं करता है, तो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ये अपने से कट रहा है, ये भी अपने से कट रहा है, अपने से कटे और केवल एक से कटे, उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसको हम p एक अभाज्य संख्या मान लिए, अब रूट p होगा तो √2 लगाएंगे, √2 कहेंगे अपरिमेय, √3 करेंगे ये भी हो गया अपरिमेय, √5 करेंगे ये भी हो गया अपरिमेय, √7 करेंगे ये भी हो गया अपरिमेय, √11 करेंगे ये भी हो गया अपरिमेय, √13 करेंगे ये भी हो गया अपरिमेय। अर्थात आप समझ गए होंगे कि सब ही अपरिमेय होगा, इसमें तो कोई नहीं आ रहा है परिमेय, सब ऑप्शन का होगा अपरिमेय। क्यों? क्योंकि इसके अंदर
भाज्य रहेगा तो ना परिमेय अपना निकल सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या याद रख लीजिए, यदि p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p एक हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। अभाज्य संख्या रहेगा तो यहाँ अपरिमेय संख्या होगा। अगर समझ में? अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 9वां, यदि x और y दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक इस प्रकार हैं कि x छोटा है y से, y बड़ा है x छोटा है, तो x प्लस y बटा 2 होगा। इसको थोड़ा सा गौर थोड़ा दिमाग लगे क्या इसको बना सकते हैं। कह रहा है x और y दो लगातार धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक है और सम संख्या है, धनात्मक है और सम संख्या और पूर्णांक संख्या पूरा रूप में है। तो कह रहा है कि इसमें x छोटा y बड़ा होगा, x छोटा है और y बड़ा कर लेते हैं, फिर x प्लस y बटा 2 होगा। तो 2 को हम धनात्मक सम पूर्णांक कोई भी आप अपने से सोच लेते हैं, एगो 2 हो गया सम, एगो है 4 सम, इसको मान लेंगे छोटा के x, इसको मानेंगे y। या आपको किसी को इच्छा है कि x और हम 2 नहीं मानेंगे 4 मानेंगे, तो लगातार कह रहा है लगातार सम, तो अगला सम 4 के बाद कौन होगा 6 होगा, तो y बराबर 6 मानना पड़ेगा। अगला आपको इच्छा है कि x बराबर हम 6 मान लें, x बराबर 6 मान लीजिए, तो अगला सम कौन होगा, अगला सम होगा y बराबर 8। लगातार कह रहा है तो लगातार सम संख्या कहेंगे 2 4 6 8 10 12 लगातार हो रहा है, 2 तो एगो 4 रखना पड़ेगा, 4 तो एगो 6 रखना पड़ेगा, एगो 6 तो एगो 8 रखना पड़ेगा, दोनों सम होने चाहिए। हो गया, ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का मान हो गया। तो कह रहा है एक्स प्लस वाई बटा 2 होगा। सब स्थिति में देख लीजिए, एक्स प्लस वाई 8 प्लस 6 14, 14 बटे 2 क्या निकला 7। 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। इसको चेकिए 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 बटा 2 यानी 10 बटा 2। देखिए 10 बटा 2, 2 पचे 10, 10 यानी 5 आ गया, 5 कैसा आ गया विषम संख्या। इसको देख लीजिए 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 होगा 6 बटा 2 आएगा 3 यानी विषम संख्या। हमेशा विषम संख्या ही आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा विषम संख्या। ए में था सम संख्या नहीं आया, बी में था विषम संख्या, ये था भिन्नात्मक संख्या मतलब बटा के रूप में नहीं। इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं कोई नहीं, विषम संख्या हमको मिल गया। आगे समझ में? ऐसा प्रश्न रहे तो ध्यान दीजिएगा कि हम अपने से लगातार धनात्मक सम पूर्णांक कोई दो मान लीजिए, लगातार खाली मानना, ऐसा नहीं कि एगो 2 मान लिए एगो 10 मान गए, लगातार नहीं है। लगातार का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा होना चाहिए। ऐसे आप सोचिए कोई भी 2 को सम मान लीजिए ना, जोड़ लीजिए कैसे हूँ लगातार रहे ना रहे, जोड़ दीजिए दोनों का, जोड़ 2 से भाग लगाइए, हमेशा विषम आएगा। कोई देखिए जैसे एगो 2 सम मानते हैं, एगो 10 मान सम, 10 और 2 कितना हो गया 12, 12 करेंगे 2 से भाग लेंगे 6, 2 6 के 12, यहाँ नहीं, यहाँ सम आ गया। याद रखिएगा हमेशा लगातार होना चाहिए, कोई रख लेंगे तो सम भी आ जाएगा। कहीं दूर रख रहे हैं, दूर रखे थे वो 10 रखे थे, दूर वाला लगातार नहीं रखे थे तो सम भी आ रहा है, लेकिन लगातार रखेंगे तो क्या आएगा ध्यान दीजिएगा, लगातार रखेंगे तो हमेशा विषम आएगा। समझे? अगला प्रश्न करते हैं, 9वां के बाद 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है, यदि p और q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार है कि p बड़ा है q छोटा हो, तो p माइनस q बटा 2 होगा। अब यहाँ पे 2 को लगातार विषम पूर्णांक लेना है, जिसमें कह रहा है कि p बड़ा होगा और q छोटा होगा, हमें छोटा को q मानेंगे, बड़ा को p मानेंगे, ऐसा कह रहा है इसमें। तो p माइनस q होगा, तो लेकिन यहाँ देखिए सम नहीं कर रहा, धनात्मक विषम कर रहा। लगातार विषम लीजिएगा, कहीं कहीं से नहीं, इसके पीछे देख लिया था ना, कहीं कहीं नहीं, लगातार लेना है 2 को विषम। एगो लगातार विषम हो गया 3, एगो विषम हो गया 5, अगर 3 लेंगे तो हो गया 5 विषम, दोनों लगातार है, 3 के बाद विषम 4 नहीं है 5 है, 5 हो गया। अब तो कह रहा है इसमें p बड़ा है q छोटा है, ये हो गया 3 हो गया q, अब p हो गया ये 5। अब p माइनस क्यू का रहा है, p माइनस क्यू मतलब बड़का में से छोटा हटाएंगे, 5 माइनस 3 p माइनस क्यू बटा में 2 यानी 5 माइनस 3 बटा में 2, 5 में 3 बचे 2, 2 बटा 2 कितना गया 1, 1 क्या है एक विषम संख्या है, एक विषम संख्या है। अगला देखते हैं, तो एक विषम 7 ले लिए, एक और विषम लेने कितना 9, छोटका संख्या है 7 तो इसको क्यू कहा गया, बड़का संख्या है 9 इसको कहा गया p। क्यों ये कह रहे हैं क्यू p से, क्योंकि कह दिया गया कि p है जो बड़ा है q छोटा है, इसलिए p को हम बड़ा मान रहे हैं और q को छोटा मान रहे हैं। अब 9 में से 7 हटाइए, p में से q हटाने के लिए 9 में 90 नहीं सॉरी 9, 9 में से 7 हटाएंगे बचेगा कितना, बटा में 2 लगाने के लिए कह रहा है, 2 से भाग देने के लिए कह रहा था, तो आएगा 2 बटा 2 कट गया कितना है 1, यानी क्या आएगा एक विषम संख्या। हमेशा क्या आएगा देखिएगा, सम पूर्णांक नहीं, सम नहीं आ रहा था, विषम पूर्णांक हाँ विषम आ रहा था, शून्य शून्य नहीं आ रहा था, इनमें से कोई नहीं, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई नहीं है, वो ऑप्शन में मिल रहा है ना बी, यानी इसका ऑप्शन होगा बी विषम पूर्णांक। एक है तो विषम संख्या एक है,
अच्छा जीरो बताइए कौन संख्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि जीरो कौन सी संख्या है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक निम्न का रूप होता है, सम पूर्णांक इनमें से किस रूप का होगा। सम पूर्णांक देखते हैं, कोई सम संख्या है क्यू, क्यू कोई रखेंगे तो 1 2 3 क्यू रख लेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि कोई सम भी है कोई विषम भी है। अगला बी, दो क्यू, हाँ दो है एक क्यू है, क्यू में कोई संख्या रख लेंगे और दो से गुना कर देंगे तो सम बना देगा। क्यू कोई संख्या सोचिए, तो कोई संख्या सोचना है, जैसे दो 3 सोच लीजिए, 4 सोच लीजिए, 5 सोच लीजिए, 1 सोच लीजिए, कोई संख्या सोचिए। तब इसमें दो से गुना करेंगे, 2 गुना 3 2 3 6, 2 गुना 4 8, 2 5 10, फिर 2 में 1 से 2, 2 से 4, हमेशा देखिए 6 आ गया, एगो 8 आ गया, एगो 10 आ गया, फिर 2 आया, हमेशा सम ही आ रहा है, अर्थात ये होगा ऑप्शन बी, 2 क्यू। इसमें अगर एक जोड़ के देखेंगे, एक जोड़ देंगे तो 6 के 7, एक जोड़ देंगे तो 8 के 9, एक जोड़ देंगे तो 11, सम नहीं आएगा, विषम हो जाएगा। एक घटा देंगे तो सम नहीं आएगा, विषम आएगा। एक घटा देंगे जैसे वहां से एक घटा दिए, 2 क्यू के 6 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 5, 8 में से एक घटाएंगे तो बचेगा 7, 10 से घटाएंगे तो बचेगा 9, 2 से घटाते हैं 1, तो सम नहीं आएगा, विषम ही आएगा। इसलिए ऑप्शन होगा बी, यानी 2 क्यू। 2 क्यू हमेशा क्या है, सम पूर्णांक का है, किसका है, सम पूर्णांक है। वैसे याद रखना, क्यू कोई संख्या हो तो 2 और क्यू 2 से गुना हो रहा है क्यू में, तक सम संख्या। अगला, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। विषम पूर्णांक कहेंगे तो देखिए ये तो सम था, हम लोग पहले देख लिए, ये तो सम विषम कोई भी हो सकता है कि मान लेंगे तो ये है हमेशा ये विषम पूर्णांक। ये आए थे ना कि एक जोड़े थे तब, एक जोड़े थे या एक घटाए थे, विषम आ रहा था, तो यहाँ पे ऑप्शन में सी होगा 2 क्यू प्लस में 1, क्योंकि 2 क्यू सम है और सम में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो गया विषम। कोई भी सम संख्या लीजिए उसमें 1 जोड़िए, विषम। सम संख्या लीजिए 10 और उसमें 1 जोड़ेंगे 11, विषम हो गया। कोई सम संख्या लीजिए 16, एक जोड़ दीजिए तो यह 17, एक विषम संख्या हो गया। कोई भी सम लीजिए उसमें एक जोड़ दीजिए या एक घटा दीजिए तो विषम ही प्राप्त होगा। अब कोई सम में 2 से गुना कर देंगे, कोई सम संख्या है 2 से गुना कर देंगे तो सम में रहेगा, 14 12 आएगा। लेकिन कोई विषम संख्या है 2 से गुना कर देंगे तो ये सम में कर देगा, सम को 5 दूनी 10 कर दिया, सम कर दिया। 2 से किसी भी संख्या में गुना करो, सम में चाहे विषम में, हमेशा उस सम ही कर देता है, इसलिए बोला 2 की क्या था, सम था। अगला प्रश्न 12 के बाद 13 पर आते हैं। 13 प्रश्न करा है, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होगा। शांत और अशांत से प्रश्न हमेशा भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। कौन का शांत हो, देखिए शांत रहने के लिए पी बटा क्यू के रूप में परिमेय संख्या होगा, लेकिन क्यू है जो 2 के पावर m गुना 5 के पावर n का रूप होना चाहिए, का रूप होना चाहिए। इस रूप में है तब कहेंगे वह शांत है, इस रूप में नहीं है तो बोलेंगे अशांत है। इसमें 11 है, 11 में 2 का गुणनफल है ही नहीं, यहाँ m और n क्या हुआ तो कहेंगे m और n पूर्ण संख्या होगा। पूर्ण संख्या हुआ m और n पूर्ण संख्या होगा। ये पूर्ण संख्या का मतलब m और n की जगह पर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी होता है m और n की जगह पर, ऐसा होता है। तो फिर यहाँ 11 है, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत, ये भी गलत। शांत कहा था, इसको देखते हैं 7 है, ये भी नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं, 8 चौके 32, 1 33, 33 होता है 8, 8 को चेक करेंगे, 8 को खन कर 2 गुना 2 गुना 2, 2 के पावर कितना गया 3, 2 के पावर 3। अब कुछ नहीं तो 5 के पावर 0 लगा देंगे, क्योंकि 5 के पावर 0 लगाएंगे तो इसका मतलब 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर अगर 0 करेंगे तो इसका मतलब 1 होगा, इसके लगा सकते हैं 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में। ऑप्शन होगा ये सी। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ 2 का पावर 3 है, कुछ नहीं तो 5 रख सकते हैं, क्योंकि हम बताएं कि यहाँ m और n क्या हुआ, m और n पूर्ण संख्या होना चाहिए, धनात्मक पूर्ण संख्या प्लस में होना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 कोई होता है, 0 है ना, 5 के ऊपर 0 हो गया है, इसलिए। अच्छा आपसे प्रश्न देते हैं, चलिए बताइए कि a प्लस b के हल 0 बराबर क्या हुआ। आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर लिखते रहिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण अशांत होगा, इसका अशांत होगा। जो पी बटा क्यू के रूप में है, क्यू बराबर 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है तो शांत होगा, इस रूप में नहीं है तो अशांत होगा। देखिए 25 25 से करेंगे, 25 लिखा हुआ है 7 बटा 25, इसको करेंगे तो 5 गुना 5 यानी 5 के पावर 2। अभी पढ़े कुछ नहीं तो 2 के पावर 0 कर सकते हैं, ये तो शांत हो गया। दूसरा 7 बटा 30, 7 बटा 30 तो करेंगे 3 गुना 10, 10 30, 3 आ गया गुना
2 गुना 5, 2 और 5 तो है, लेकिन एगो 3 क्यों आ गया? 3 नहीं रहता ना तो शांत होता, लेकिन 3 आ गया है, इसीलिए यह अशांत है। तो हमको अशांत ही पूछ रहा था, अशांत ही, ऑप्शन बी मिल गया। अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, 20 को चेक कीजिएगा, तो 20 को करेंगे तो 2 गुना 5, 2 गुना 4 था 20, तो अपने सामने 2 और 5 के रूप में है, 100 है, तो कर सकते हैं 10 गुना 10 आ गया, तो 2 गुना 5 गुना 2 गुना 5, 2 को 2, 2 को 5, ये भी शांत के रूप में होगा, यही होगा अशांत, ऑप्शन बी। 14 के बाद लास्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 15वां, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? कौन शांत है? देखिए 11/700, 11/700, इसको खंड करेंगे 7 गुना 100, तो 7 आ गया ना, हमको खाली 2 और 5 का गुणनफल चाहिए, इसलिए 7 देखता ही कहेंगे यह शांत नहीं है, अशांत। अगला 2100 है, 91/2100, 91/2100, तो कहेंगे 7 गुना 3 गुना 100, 100 तो ठीक है, लेकिन 3 और 7 क्यों आ गया? सोचते हैं कि ऊपर कट जाए, 7 से काटेंगे, 13 7 91, कट गया 13 मतलब है, लेकिन 3 से 13 नहीं कट रहा, अगर 3 से 13 कट जाता, 3 खत्म है तो खाली 100 बचता, तो कहते कि शांत है, लेकिन नहीं कट रहा है, ये भी शांत नहीं, ये भी अशांत है। और देखिए 343 बटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3, देखने पर तो भी लग रहा है कि अशांत है, क्योंकि यहाँ 7 क्यों आ गया है, लेकिन कटने लायक है, 343 है, तो ये 7 के पावर क्यू होता है, 7 के पावर क्यू, ऊपर 343 को अगर क्यू करेंगे तो 7 के पावर क्यू के रूप में हो जाएगा, यानी 7 के पावर क्यू का ही रूप है 343, इसलिए 7 के पावर क्यू लिख दिए, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना में 7 के पावर 3, ये 7 के पावर 3 कट जाएगा, तो बचेगा 2 के पावर 5, 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3, यानी एक बटे बचेगा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3, इसलिए ऑप्शन होगा कौन सही? ऑप्शन होगा सी। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। इसी तरह से आगे आप चाहते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लगाते रहें, हर चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।